जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वादा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे मेरे भाई। मैं आपको बता दूँ कि यदि आप भी कक्षा 10th में हो ना, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आज की क्लास से बिहार बोर्ड 2027 के एग्ज़ाम में मैं आपसे बता दूँ कि 30 ठो प्रश्न रहने वाला है। आज हम लोग साइंस का 100 ठो ऑब्जेक्टिव का निपटारा करने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव से 30 प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में देखने को आपको मिल सकते हैं। मेरे भाई, बिन देरी करते हुए सबसे पहले हम लोग अपने क्लास की ओर चलने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली दफ़ा विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। जय हिंद। चलिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब आपको बिहार बोर्ड की तरफ से प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, अर्थात क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो जब आप अपने पेज को टर्न ओवर करते हैं तो आप देखते हैं कि इस पेज को टर्न ओवर करने के बाद आपको दिखाई देता है कुछ इस प्रकार। क्या बाबू? कुछ आपको दिखाई देता है खंड अ, खंड, ठीक है, और खंड ब दिखाई देता है। खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए, साइंस सब्जेक्ट कक्षा 10th में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि देखिए, आपसे 80 ठो प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य होता है, ठीक है बाबू। आपसे 80 ठो प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन किसी 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, ठीक है। बिन देरी करते हुए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि आखिरकार फर्स्ट प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, इस बार 2027 के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बाबू, मैं आपको बताऊं कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किस किस बिंदु से गुजरेगी। बाबू, अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद जो किरण होगी वो किस बिंदु से गुजरेगी। तो बाबू देखिए, अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद जो किरण होती है ना, वो सबसे पहले आपके फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी देखिए, अगला प्रश्न होने वाला है आप लोगों का कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। देखिए बाबू, आप जानते हैं कि देखिए, कोई प्रतिबिंब का आकार यदि वस्तु के बराबर हो जाए ना, तो समतल दर्पण में ऐसा केस देखने को मिलता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उसके वस्तु के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग का होने वाला है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु को कि कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। बाबू, दो समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। यदि आप दो समतल दर्पण को आमने सामने रखते हैं और वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है ना बाबू, इन्फिनिटी बनता है, अर्थात अनंत बनता है, जिसे आप गिन नहीं सकते, ठीक है। अगला प्रश्न कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। बाबू, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी का मान होता है वो आपका अनंत होता है, और दो समतल दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो भी आपकी अनंत होगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। बाबू, गोलीय दर्पण की ध्रुव, देखिए, गोलीय दर्पण की जो ध्रुव होती है, ठीक है, गोलीय दर्पण की ध्रुव से वक्रता केंद्र, ठीक है, सी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। बाबू, मैं आपको बताऊं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है वो आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। बाबू, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। बाबू, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, ये अगला प्रश्न पूछा गया है। बाबू, ये जो प्रश्न है वो 2027 के एग्जाम के लिए आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बाबू, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2027 में पूछे जाने वाले हैं। बाबू, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। तो प्रकाश तंतु में प्रकाश का बाबू पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। बाबू, सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाती हुई जो किरणें होती है वो अभिलंब से दूर मुड़ती है। कैसे? देखिए, सघन से विरल में जाएगा। आप मान के चलिए कि भीड़ से जब आप होंगे तो अविलंब से दूर मुड़ेगा, ठीक है। तो भीड़ में यदि आप चल रहे हैं और भीड़ से जब आप चले गए जहाँ भीड़ नहीं हो,
मतलब इक्का दुक्का लोग हो, तो वहाँ पे आप जाएंगे ना तो अभिलंब से दूर जाइएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप मान के चलिए कि खाली स्थान पे और भीड़ की ओर घुस गए, तो आप भीड़ के तरफ मुड़ जाएंगे, अर्थात अविलंब के तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप सघन से विरल माध्यम में जाते हैं, अर्थात घौना से आप खाली स्थान पे जाते हैं, तो खाली स्थान पे आप अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो आप अविलंब से दूर जाइएगा, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बाबू निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी होती है आपकी ऋणात्मक। बाबू अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है आपका वो धनात्मक होता है, जबकि वहीं पे अवतल लेंस का जो होता है वो ऋणात्मक हो जाएगा, जबकि उत्तल लेंस का आपका धनात्मक होता है। बाबू अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बाबू मैं आपको बताऊं कि इस प्रश्न में आपको हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि प्रकाश का चाल निर्वात में सी हो तो कांच N1.5 में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। तो इसको हम आपको बताते हैं। देखिए इसका है कि जैसे माध्यम में प्रकाश की चाल U बराबर होता है C/N, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल U बराबर C/N होता है, जहाँ N आपको दिया है 1.5, ठीक है। इसे हम 3/2 लिख सकते हैं। जैसे 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, जब इसे हम कटाएंगे तो 1.5 ही आएगा, ठीक। तो u बराबर आपका हो जाएगा c, और देखिए n के जगह हम लिखेंगे 3/2, ठीक है, 3/2। अब देखिए ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा तो 2c और बाई 3 हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, 2c/3, ठीक है। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि स्विच लगाए जाते हैं। बाबू जो स्विच होता है ना, स्विच वो लगाया जाता है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्विच लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका स्विच होता है वो आपका भू संपर्क तार में लगाया जाता है, ठीक है बाबू। जो नहीं धनात्मक तार होता है, स्विच लगाया जाता है जो उसमें धनात्मक तार होता है, ठीक है बाबू। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो बाबू देखिए किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध R और उसकी शक्ति P को वोल्टता V के साथ इस प्रकार संबंधित होता है कि R बराबर होता है V²/P। आप जानते हैं कि R बराबर होता है V²P। देखिए समीकरण 1 से जब R1 लिखेंगे तो V1²/P1 हो जाएगा, जब R2 लेंगे तो V2²/P2 हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में जब REQ जोड़ेंगे आप तो R1 + R2 होगा, अर्थात V1 का स्क्वायर बाई P1 + V2 का स्क्वायर बाई P2, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका ये होने वाला है ना मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है इनमें से सभी, ठीक है बाबू। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विभक्त वलय में प्रयुक्त होता है। बाबू विभक्त वलय में प्रयुक्त होता है। बाबू मैं आपको बताऊं कि विभक्त वलय में आपका मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, मोटर में आपका विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाबू विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। जो विद्युत घंटी होती है वो विद्युत धारा के बाबू चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में है। बाबू टेहरी बांध का जो निर्माण है वो किस राज्य में हुआ है। तो बाबू इसका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बाबू बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बाबू बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, अर्थात डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी करंट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। बाबू क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके लिए अनुरूपी अपवर्तन कोण जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान। बाबू वस्तु दूरी जब घटता है तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान बाबू बढ़ जाता है। जब आपका वस्तु दूरी घटेगा तो उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होगी वो आवर्धन मान होगा वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न होने वाला है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बाबू बैटरी से हमें किस प्रकार की धारा होती है। तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होता है। बाबू वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है बाबू कि डायनेमो बदलता है। बाबू जो डायनेमो होता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या बाबू यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनेमो का होता है। अगला प्रश्न है कि चालक के विभवांतर में चालक
चालक के विभवांतर एवं विद्युत धारा का अनुपात कहलाता है। बाबू चालक का विभवांतर तथा विद्युत धारा का जो अनुपात होगा वो आपका प्रतिरोध कहलाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया स्नेल के नियम में अचर होता है। बाबू जो स्नेल का नियम होता है उसमें क्या अचर होता है? तो प्रकाश का वर्ण मध्य युग्म, प्रकाश का वर्ण एवं मध्य युग्म जो होता है वही अचर रहता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। बाबू क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा, तो बाबू इसका राइट आंसर होगा 9। क्यों 9 होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देखिए क्षारकीय ऑक्साइड पीएच मान जो होगा वो 9 होगा। क्यों होगा? कि जो अम्लीय होता है वो 7 से कम होता है, जो क्षारीय होता है वो 7 से ज़्यादा, और जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता होगी। बाबू जो आपका मैग्नीशियम धातु है उसकी परमाणु संख्या जो है वो आपका 12 दिया गया, Mg आपका 12 है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता आप संयोजकता निकालेंगे तो 2, 8 और 2 निकलेगा। ठीक है, तो इसकी संयोजकता जो होगी वो लास्ट वाली जो होती है वही होती है, आपकी 2 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार आप जब निकालेंगे इसकी और एक तरीके से संयोजकता तो वो होता है 1:2, 2:2, 2p6, 1:2, 2:2, 2p6 और आपका होता है 3:2। ठीक है बाबू, 3:2 अर्थात जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है, वही आपका संयोजकता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं। बाबू हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच बाबू एकल अबंध होता है। क्या बाबू? एकल अबंध। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र। बाबू एल्कीन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा गया, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है मेरे भाई CnH2n। क्या बाबू? CnH2n। एल्कीन का यदि पूछे तो CnH2n+2 होता है, एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो बाबू जो आपका सोडियम है ना वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, और सबसे कम जो है वो आपका चांदी है। ठीक है, सबसे कम जो है आपका बाबू वो सोना है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न होने वाला है लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो बाबू लिथियम सोडियम पोटेशियम के बाह्यतम शेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो ये होता है ना वो ग्रुप 1 का तत्व होता है। जितने भी सारे ग्रुप 1 के तत्व होते हैं उसके अंतर्गत लिथियम सोडियम और पोटेशियम आता है। इसे ग्रुप 1 के तत्वों को हम क्षार धातु भी कह सकते हैं, कहते हैं भी। ठीक है बाबू, आर्गन का जो परमाणु संख्या होता है बाबू वो आपका 18 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। ठीक है, एक आर्गन जो है वो आपका एक उत्कृष्ट गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए 18। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। बाबू कमरे के ताप पे जो द्रव अवस्था में रहता है वो ब्रोमीन है। ठीक उसी प्रकार कमरे के ताप का जो तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ठीक उसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि धातु, तो आपको कहना है पारा। बाबू नाइट्रोजन क्या है? तो यह एक तरह का गैस होता है। जिंक क्या है बाबू? ये जिंक ठोस धातु होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। बाबू जब कली चूना पे जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलती है। बाबू मैं आपको बताऊं कि जब कली चूना पे जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, और देखिए ऊष्मा शोषी हुई अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जिसको मतलब संपन्न हो लेकिन ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। विस्फोटक के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। बाबू निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु क्या होता है बाबू? उपधातु वे धातुएं होती है जो धातु और अधातु से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो बाबू देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वही सही होगा, राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से शराब के रूप में उपयोग होता है। तो बाबू एथेनॉल का शराब के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि CH2OH और CH3OCH3 किस समवायी के हैं। तो बाबू ये आपका क्रियाशील समवायी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस के संघटक है। तो बाबू CH4 जो है वो आपके बायोगैस के संघटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया वैद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। वैद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। ठीक है, और शुद्ध धातु को बाबू कैथोड बनाया जाता है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। बाबू
ड्यूरालुमिन जो है वो किस धातु का मिश्र धातु है, तो ये एल्युमिनियम का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का आईयूपीएसिक नाम क्या होता है। बाबू एसिटिक एसिड का आईयूपीएसिक नाम यदि आपसे पूछे तो आपको कहना है क्या, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक एसिड का जो आईयूपीएसिक नाम होता है वो आपका एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछे कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या बनता है। तो बाबू जब आप एथेनॉल अर्थात C2H5OH को 170 डिग्री सेल्सियस कौन H2SO4 अर्थात सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब आप उसे गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, C2H4। ठीक है, C2H4 प्राप्त होगा बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे प्राप्त पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं कर सकती। बाबू इनमें से कौन सा ऐसा धातु जो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए बाबू, जो आपका लोहा है ना वो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता। बाबू इस प्रश्न में हल्का डाउट है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रेडक्स अभिक्रिया है। बाबू देखिए MnO2 प्लस 4HCl जो है, ठीक है, MnCl2 बनाता है और 2H2O मुक्त करता है और क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, यही आपका रेडक्स अभिक्रिया। रेडक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है ना जिसमें अपचयन या उपचयन दोनों क्रियाएं एक ही साथ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बाबू इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सोना, यही आपका मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है। बाबू भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में आपका HCl अम्ल होता है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो हमारे भोजन के पाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है। बाबू क्षार का जो जलीय विलयन होता है उसका जो स्वाद होता है ना वो कड़वा होता है, वहीं पे आपका अम्ल का जो होता है वो आपका खट्टा होता है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। बाबू इनमें से कौन जो है वो संक्षारक अम्ल है। तो बाबू जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है जो वो संक्षारक अम्ल है। बाबू ये एक बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, आपके शरीर में हल्का भी पड़ जाने के बाद आपकी जो त्वचा होती है वो जला देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये आपका उपचयन अभिक्रिया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लोह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जो लोह चूर्ण पे तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, Fe2HCl प्लस FeCl2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो बाबू देखिए जो pH 1 है ना वही सबसे अम्लीय होता है, क्योंकि अम्ल का जो गुणधर्म होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, देखिए pH स्केल का खोज जो किए थे वो आपको सोरेनसन ने किए थे। उन्होंने बताया कि 0 से 14 के बीच pH का मान होता है। 7 से कम बाबू आपका अम्लीय होगा और 7 से जो ज़्यादा होगा वो आपका क्षार होगा, और वहीं पे 1 जो होगा वो आपका उदासीन विलयन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। तो बाबू जो लौंग का तेल है ना आपका वो गंधीय सूचक है, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लौंग का तेल जो है बाबू आपका गंधीय सूचक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि क्रमानुकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है। बाबू क्रमानुकुंचक गति जो होता है वो विशेषकर पाई जाती है बाबू ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली में जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन अपने मुख गुहा से ग्रहण करते हैं तो जो भोजन होता है वो धीरे धीरे सरकता है। ठीक है, उस गति को क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है अमीबा में पोषण की विधि है। बाबू अमीबा में पोषण की जो विधि है वो आपका प्राणी संपोषण है। ठीक है, अमीबा प्राणी संपोषण विधि से आपका पोषण प्राप्त करता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है ना मेरे भाई आपका पीनियल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पौधों के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में अर्थात छोटे छोटे बूंदे के रूप में बाहर निकलना आपका वाष्पोत्सर्जन के
वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बाबू? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को आपका सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्टिक दरार कहा जाता है, या उसी को अंतःग्रंथन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, जठर ग्रंथियां पाई जाती है बाबू। जो जठर ग्रंथियां होती है वो पाई जाती है, तो बाबू आपका अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है बाबू? जो यूरिया होता है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो बाबू आपके यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लेटेक्स पाए जाते हैं बाबू। जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स कहाँ पाया जाता है बाबू? तो लेटेक्स कनेर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है बाबू? इनमें से कौन जो है प्रक्रम है जो सजीव में पाए जाते हैं बाबू? इनमें से सभी, अर्थात जनन भी सजीव में पाया जाता है, श्वसन भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है बाबू? जो कवक है उसमें पोषण की कौन सी विधि है? तो बाबू कवक में आपका विषम पोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है, बाबू जो आपका अगला प्रश्न होने वाला है ये होने वाला है कि अस्थि क्या है बाबू? अस्थि क्या है? अस्थि एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी नहीं सॉरी, आपका संयोजी उत्तक होता है अस्थि। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है बाबू। मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है वो 120 mm/Hg होता है। वहीं पे आपका अनुशीतलन दाब यदि आपसे पूछते तो आपको कहना है 80 mm/Hg। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कीटों का प्रमुख श्वसन अंग होता है बाबू। जो कीटों का प्रमुख श्वसन अंग होता है वो आपका ट्रेकिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है बाबू। जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आयरन पाया जाता है बाबू। जो आयरन होता है वो पाया जाता है, तो आयरन लाल रक्त कण कण में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। आप यहाँ से याद कीजिए, एटीपी में 3 अक्षर हैं, ई और टी और पी हैं, तो इसको आपको हमेशा इसको याद रखना है कि एटीपी में 3 है अक्षर है, तो 3 इसमें फॉस्फेट की संख्या होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बाबू? वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बाबू? इंसुलिन की कमी के कारण आपका मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नर हार्मोन है बाबू। जो नर हार्मोन है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है निशल्स कणिकाएं पाई जाती है बाबू। जो निशल्स कणिकाएं होती है वो आपका न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि द्विखंडन होता है बाबू। द्विखंडन जो होता है वो आपका अमीबा में होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग होता है बाबू? जो मानव फेफड़ा होता है वो आपका श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है बाबू? जो गोबर छत्ता होते हैं उसमें आपको मृतजीवी पोषण को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपके बाबू कि लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो बाबू पैरोटिड ग्रंथि जो होता है ना उसी से आपका लार स्रावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है बाबू 8 से 10 मीटर मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरी भाई कि दांतों के अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों में बनने वाले दंत अस्थिक्षय क्या कहलाता है? तो बाबू आपका दंत प्लवक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन मनुष्यों की छोटी आंत का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो जो कोलन है ना भाई वही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होने के बाद वो क्या कहलाता है? तो सकस एटेरिक्स कहलाता है। ठीक, नहीं सॉरी, काइल कहलाता है। क्या बाबू? काइल कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है बाबू। जो सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है वो आपका इनमें से सभी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में भी और जेट विमानों इंजनों में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण बाबू। जो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है वो आपका बी और सी अर्थात जीवाणु और कवक दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई जो लास्ट प्रश्न होने वाला है बिहार बोर्ड, इसी प्रश्न को लास्ट इस पे किया है। ठीक है, इसमें से आपको
लमसम 30 प्रश्न देखने को बिहार बोर्ड में मिल सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को आप बिना स्किप किए अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। बाबू अगला जो आपका प्रश्न होने वाला है, जो लास्ट प्रश्न होने वाला है, वो ये होना है कि निम्न से किसकी दीवार सबसे छोटी होती है। बाबू जो बायां निलय होता है ना, इसकी जो दीवारें होती है वो सबसे छोटी होती है। चलिए बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।